नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नए चर्चा विषय के साथ। सर्दी की ऋतु आ रही है, ऋतु आ रही है। ऋतु के साथ माघ, शीश और पौष की जो ठंड है वो नवंबर और दिसंबर में प्रारंभ हो जाती है और माघ, फागुन, शिशिर ऋतु जो होती है उसमें भी कंटिन्यूएशन में रहती है। शीत ऋतु के ये 2 माह होते हैं, माघ, शीश, पौष। आप जानती हैं 12 महीने से मिलके हिंदी वर्ष बनता है और 12 महीने से ही इंग्लिश कैलेंडर ईयर बनता है। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, आयुर्वेद इस पर क्या कहता है, इसी चीज पर आज चर्चा करेंगे कि शीत ऋतु में हम आहार और विहार को किस तरह समायोजित कर सकते हैं, किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत कॉमन चीजें हैं लेकिन हम करते नहीं है। होता क्या है, ऋतु विपर्य के कारण ऋतु के विपरीत हम आहार विहार लेते हैं और होता यह है कि हम आहार विहार जब ऋतु के विपरीत लेते हैं तो हमारे शरीर में दोष भी संचित होने लगते हैं, प्रकोपित होते हैं। चाहे वो शारीरिक दोष की बात करें, चाहे वो मानसिक दोष की बात करें। निश्चित रूप से यह जानना जरूरी है कौन से दोष प्रकोपित होंगे और क्या आहार या विहार हमको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। प्रश्न ये होता है कि क्यों करना चाहिए। जब हम शीत ऋतु में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ वातावरण ऐसा रहता है कि ठंडी वायु प्रवाहित होती है। जब ठंडी वायु प्रवाहित होती है और वह हमारे स्किन पर या इस पर इंद्रिय को टच करती है तो हमारे अंदर जो अग्नि है, मुख्यतः जठराग्नि, 13 प्रकार की अग्नियों में वो जठराग्नि अंदर ही समाहित हो जाती है। हमारे से हीट बाहर नहीं जा पाती क्योंकि बाहर से कोल्ड एयर हमारे टच में, संपर्क में आती है, वातावरण ठंडा रहता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में वो अग्नि अंदर ही जो जाती है वो जठराग्नि को भी प्रमोट करती है। जब वो हमारी जठराग्नि का लेवल बढ़ने लगता है, यानी हमारे अंदर मंदाग्नि का लेवल कम होने लगता है, आम की उत्पत्ति नहीं होती। टॉक्सिक मटेरियल सबसे कम या आम सबसे कम इसी ऋतु में बनता है। ये हेल्दी सीजन कहा जाता है इसीलिए क्योंकि हमारी जठराग्नि लेवल से हाई जाती है, मतलब जो भी हम चीजें खाएंगे वो पच जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हमको करना क्या है, करना यही है कि हमको वो चीजें ही सेलेक्ट करनी है अपने डाइट शेड्यूल में जो कहीं ना कहीं जिनकी तासीर भारी हो, गुरु हो, स्निग्ध हो यानी चिकनाई वाली हो, जैसे फैट हुआ, घी हुआ, मिल्क प्रोडक्ट हुआ। ये ऑयली बेस्ड है, सब में जो है फैट बेसिक एलिमेंट होता है। तो दूध हुआ, रबड़ी हुआ, दही हुआ, इनका सेवन निरंतर करना चाहिए। यहाँ तक कि पनीर का भी सेवन करें तो कोई नुकसान नहीं होता। अब आता है कि हम गुरु आहार में क्या ले सकते हैं। आप राजमा खा सकते हैं, छोले खा सकते हैं और उड़द की दाल खा सकते हैं। ये तासीर में भारी होती हैं। अब मैंने हमेशा मेरी वीडियो में परहेज करने के लिए कहा है, लेकिन शीत ऋतु एक ऐसी ऋतु है, शीत ऋतु एक ऐसा सीजन है, माघ, शीश और पौष के माह ऐसे होते हैं कि इनमें आप जठराग्नि इतनी प्रबल रहती है, कम खाने की तो सोचिए ही नहीं। मीठे का सेवन बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, क्योंकि मीठा जितना ज्यादा लेंगे उसकी तासीर भी गुरु और स्निग्ध होती है। पचने में, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट डाइट जितनी भी होती है, जैसे गुड़ हुआ, शक्कर हुआ, खांड हुआ, इनसे बने हुए पदार्थ हुए, किसी प्रकार की मिठाई हुई, लड्डू हुआ, तिल के लड्डू हुए, इनका सेवन अधिक से अधिक करिए क्योंकि आपके शरीर में अग्नि बहुत ज्यादा है। उसको डाइजेस्ट कराने के लिए आहार की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है और आवश्यकता से अधिक मात्रा में भी खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सौभाग्य से ये एक ऐसी ऋतु है जिसमें जठराग्नि प्रबल रहती है, बहुत अच्छी होती है। उष्ण वातावरण में रहना जरूरी है क्योंकि इसका भी कारण बताऊंगा कि ठंड होती है तो ज्यादातर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारे गले से प्रारंभ होता है और फेफड़ों तक प्राणवायु का जो आशय होता है वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो गर्म पानी का निरंतर सेवन कीजिए, ठंडी हवा के संपर्क में नहलाइए ज्यादा क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में ठंडी हवा है। ऐसे में आप ठंडे वातावरण या ठंडे कपड़ों का को पहनेंगे तो आपके अंदर शीत के कारण वायु प्रकोपित हो जाती है। वायु प्रकोपित होगी तो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, स्रोतस आपके खराब हो जाएंगे, स्रोतस अवरोध हो जाएगा और आम बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जठराग्नि प्रबल होने के कारण आम की क्वांटिटी सबसे कम बनती है इस ऋतु में। तो इस ऋतु में परहेज की तो मत सोचिए, खट्टे पदार्थ जितने हैं वो ले सकते हैं।
नमकीन पदार्थ जितने हैं वो ले सकते हैं, भारी पदार्थ जितने हैं वो ले सकते हैं। मीठे पदार्थ और मिठाई, गुड़, चीनी, इनका सेवन निरंतर करिए। तिल के लड्डू का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। ये हेल्दी सीजन है, इसीलिए इसको हेल्दी सीजन कहा गया है कि जो भी खाएंगे आप वो सब पच जाएगा। सत्तू का प्रयोग नहीं करें क्योंकि सत्तू वात प्रकोपक होता है। तो ऐसी चीज़ें तो छोड़ दीजिए जो वात को बढ़ाएंगी, चाहे वो फिर लघु प्रकृति सुपाच्य हो। ऐसी भी चीजें नहीं लेनी कि जो बिल्कुल हल्की हो और तुरंत खाया और तुरंत पच गई। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो जठराग्नि है वो दोषों का पाचन करती है, वात पित्त कफ का पाचन करती है। फिर सेकंड स्टेज में वो हमारी धातुएं जो होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका पाचन करती है। अब जब इस आहार नहीं मिलेगा तो दोषों को बाईपास कर लेगी, धातुओं के पाचन पे आ जाएगी। जितना धातुओं का ज्यादा पाचन होगा धातुएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। परिमिता आहार ना करें, परिमिता आहार मतलब कम आहार ना करें। तो जो लोग सर्दियों में डाइट रखते हैं या फास्ट ज्यादा रखते हैं, उपवास ज्यादा रखते हैं, वो उपवास ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। किसी भी प्रकार का उपवास शीत ऋतु में ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। भूखे पेट मत रहिए। इसके साथ साथ आप सर्दी के ऋतु में आपको ज्यादा से ज्यादा हैवी डाइट लेनी है। बस हैवी डाइट के साथ ये ध्यान रखिए कि वो हैवी डाइट आपको कब्ज ना करे, आपको आपके वात को ना बढ़ाए। जैसे काले चने हैं या सत्तू है, बैंगन है, इस तरह की चीजें ना लें तो ज्यादा बेटर है, जो वात को बढ़ाती है। अदरवाइज भारी चीजें जितनी हैं, स्निग्ध चीनी या मीठी चीजें जितनी हैं, खट्टे पदार्थ जितने हैं, लवण पदार्थ जितनी हैं, नमकीन वाले पदार्थ हैं, इनका सेवन करिए, भरपूर मस्त रहिए। इसमें कोई परहेज विशेष नहीं कर रखना, बस आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात, आप में वायु प्रकोपित होने वाली नहीं ऐसी चीजें ना खाएं। बैंगन ना खाएं तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो भी वात कहीं ना कहीं बढ़ाता है। अरबी ना खाएं, वो भी ज्यादा वात बढ़ाता है। ऐसे हाँ, जैसे हमने कहा, बहुत बार मैं कहता हूं कि पुराने अन्न का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि पुराना अन्न जो होता है, चाहे वो दाल हो, चावल हो, गेहूं, वो जो होते हैं लघु होते हैं, सुपाच्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे लघु और सुपाच्य चीजें नहीं लेनी, यहाँ हमको भारी चीजें लेनी है, क्योंकि हमारी अग्नि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रदीप्त है। उसको डाइजेशन करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो आपके टिश्यू को, आपके जो ऊतक है शरीर के, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका शोषण करने लगता है, इनका पाचन करने लगता है। होता क्या है, वेट लॉस की कंडीशन में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए तो फास्ट ना ले, भूखे पेट ना ले। शीत ऋतु में मधु का सेवन करते रहे, शहद का सेवन बहुत ज्यादा लाभप्रद है, गर्म पानी का सेवन बहुत ज्यादा लाभप्रद है। उड़द की दाल, राजमा, छोले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन शीत ऋतु में हमेशा कड़वी चीजें नहीं खानी है क्योंकि ये वात को प्रकोपित करेंगी। तीखी चीजें नहीं खानी, जैसे मिर्च वगैरह है। कड़वी में करेला मत खाइए, परवल मत खाइए, ये और कसाय कसेली चीजें ना खाइए, क्योंकि जैसे बहुत चीजें ऐसी होती है जो कसाय रस वाली होती है, जैसे जामुन, तो इनका सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे फल का भी सेवन ना करें जो कटु, तिक्त, कसाय यानी कड़वे हों या तीखे हों, बहुत चटपटे टाइप के हों, या बहुत मिर्च टाइप स्पाइसी या कसेले टेस्ट के हों, ये वात को बढ़ाएंगे। तो ऐसी चीजें ना खाएं जो वात को बढ़ाते हैं। बादी प्रवृत्ति, एक टर्म लीमेन लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि ये चीजें बादी करती हैं, गैस करती हैं, तो ऐसी चीजें ना लें। लेकिन परहेज कम से कम है इस ऋतु में। मस्त रहिए, खुश रहिए, शीत ऋतु का आनंद लीजिए। तेल का अभ्यंग जितना करेंगे, शरीर पे तेल की मालिश करते रहिए, क्योंकि रुक्षता होती है शीत वायु के कारण और स्किन ड्राई हो जाती है। अभ्यंग करेंगे, जितनी हम मालिश करेंगे तेल की, उससे वात का भी शमन होगा और रुक्षता भी खत्म होगी, क्योंकि वात शीत वायु के कारण प्रकोपित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से शीत ऋतु, हेमंत ऋतु और कुछ मिला के शिशिर ऋतु जो प्रारंभ है वो भी इसी में शीत ऋतु में आती है। तो माघशीष और पौष के माह, इसके बाद माघ और फागुन, तो कुछ हद तक फागुन भी, लेकिन माघ तो मान के ही चलिए वो भी शीत ऋतु में आता है। तो ऐसी अवस्था में ये 2-3 महीने ऐसे हैं, 4 महीने, इनमें आप जो है हर चीज खा सकते हैं। परहेज कम से कम है, हैवी डाइट लीजिए, भूखे पेट मत रहिएगा, ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी हवा के संपर्क में मत रहिए, मीठा खूब खाइए, मिल्क प्रोडक्ट है जितने उतने खाइए, शुगर केन के जितने प्रोडक्ट है, चीनी हुआ, राब हुआ, खांड हुआ, गुड़ हुआ, इनका सेवन करिए, तिल के लड्डू का सेवन करिए। निश्चित रूप से बस ध्यान रखिए, वात प्रकोपित नहीं होना चाहिए, भूखे पेट मत रहिए कतई भी। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जुड़े रहिए इसी तरह वैद्य साकेत कुमार से, और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मैं चाहूँगा एनकरेजमेंट करते रहें। आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।